तो यार ले आए हो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए हाजिर में एपिसोड नंबर 9। अगर तुम लोग अगली एपिसोड 1 आवर की चाहते हो तो इस पे एटलीस्ट 5 के लाइक हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं तुम लोगों को बता दूं हमारी वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन आप के लाइक और कमेंट पे ही डिपेंड करती है। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे ईपो जू अपना हाल में कदम ही रखता है, नोटिस करता है कि ताकामुरा अपने घुटनों पे नॉकडाउन होके बैठा होता है। कमेंटेटर यहाँ पे कमेंट्री करते हुए कहने लगता है ताकामुरा अपने करियर में पहली बार आज अपने घुटनों के बल गिरा है, तो क्या ये द ग्रेट ताकामुरा का अंत है? और ये सब देख के ईपो को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि ग्रेट ताकामुरा आखिर अपने घुटनों पे कैसे है। ईपो जख्मी हालत में होने के बावजूद भी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, ताकामुरा की मिन्नत करने लगता है, प्लीज यार आप अपने कदमों पे खड़े हो जाए, मैं आपको हारता हुआ नहीं देख सकता। ये सब कुछ ईपो ने अपनी पूरी जान लगा के बोला होता है। हाल में जबकि याजिमा के नाम की चीयरिंग चल रही होती है, पर ईपो ने ताकामुरा का नाम इतने जोर से चिल्लाया होता है कि वो पूरे हॉल की आवाजों से सबसे ज्यादा बुलंद होती है और ताकामुरा के कान तक जा पहुंचती है। और बस ये उसके कानों में जाने की देर होती है। ताकामुरा घुटनों पे बैठा कहने लगता है, सोचने लगता है कि क्या बोला उसने? उससे लगता है मुझ जैसा द ग्रेट ताकामुरा इस जैसे नगट्टू के हाथ से हारेगा। इसके बाद किमुरा और आओकी भी ताकामुरा की चीयरिंग स्टार्ट कर डालते हैं। तीनों को इतने जोर जोर से चिल्लाता देखे ऑडियंस में बैठे अब कुछ लोग ताकामुरा की साइड के लिए भी चीयरिंग करने लगते हैं। ताकामुरा अपनी पूरी जान लगा के अपने कदमों पे खड़ा होता है गुस्से से। देखे किमुरा, आओकी और ईपो की जान में जान आती है। हम देख पाते हैं ताकामुरा अपनी इज्जत को बचाने के लिए दोबारा से अपना हाथ ही नीचे कर डालता है, मतलब कि कोई पंच उसका ब्लॉक ही नहीं करेगा। उसके बाद चैंपियन ताकामुरा पे टूट पड़ता है, उस पे काफी ज्यादा पंचेस मारता है। ताकामुरा काफी सारे पंचेस को काफी इजीली बिना मेहनत की ही डॉज कर लेता है कि पीछे होते होते वो रस्सियों के सारे जाके टिक जाता है, पर इसके बावजूद भी चैंपियन के हमलों को इतनी आसानी से डॉज कर पा रहा होता है जैसे कि वो ईपो के हमलों को करता है। देख के चीफ सोचने लगता है क्या ताकामुरा उसे जानबूझ के चिढ़ा रहा है कि तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। बार बार अपने पंचेस को मिस होता देख के चैंपियन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर वो काफी ज्यादा थक भी चुका होता है। और इसी गुस्से से चैंपियन जब अपनी पूरी जान लगा के एक खतरनाक पंच में ताकामुरा की तरफ थ्रो करता है, हालांकि ताकामुरा काफी आसानी से उसे भी नीचे होते हुए डॉज करता है। इसके साथ ही साथ मोमेंटम को कैरी करते हुए और से अपना खतरनाक किस्म का राइट अपरकट उसकी चिन पे दे मारता है। ताकामुरा इसके बाद अपनी खतरनाक किस्म की जैगिंग्स को थ्रो करना शुरू करता है। ये ताकामुरा की मामूली सी जैगिंग होती है, मगर ये ईपो के राइट अपरकट और सारे बारी पंचेस से कई गुना ज्यादा पावर रखता है। यही वजह से तो चैंपियन ने कैसे ना कैसे करके इन पंचेस को ब्लॉक कर ही लिया होता है। यही देख के ताकामुरा को और तब चढ़ने लगती है और वो कहता है, अच्छा तो तू मेरे मामूली पंचेस को ब्लॉक करता है, तो रुक तेरा तो गेम में बचाता हूँ। ताकामुरा अपने लाइट पंचेस से अब अपने नॉर्मल पंचेस में शिफ्ट हो जाता है, पर ये मौका देख के चैंपियन फौरन से ताकामुरा की तरफ वही काउंटर पंच को थ्रो करता है, जिसके कारण उसने कुछ देर पहले ही ताकामुरा को अपने घुटनों पे आने पे मजबूर किया था। और इस बार ताकामुरा उसे उतनी आसानी से डॉज कर लेता है और अपने नॉर्मल जैगिंग्स पे ट्राई करते हुए एक खतरनाक किस्म का पंच थ्रो करता है। अगर इसके नॉर्मल पंचेस इतने ज्यादा खतरनाक है तो सोचो इसके हार्ड पंचेस कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। के बीच में रेफरी को आके ताकामुरा को रोकने लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेहोश हुए बंदे को काफी ज्यादा पंचेस मार रहा है। ये देख के पूरा हाल ताकामुरा के पंचे से कांप उठता है, डरने लगते हैं लोग। इसके साथ ताकामुरा को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। विनर जैसे ही वो डिक्लेयर होता है तो चैंपियनशिप टाइटल उससे मिल जाता है, बेल्ट समेत। देख के सभी लोगों की जान में जान आती और खुशी की एक नई लहर उठती है। दूसरे सीन में सारे लोग ताकामुरा की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अगले सीन में रात के वक्त जब ईपो और ताकामुरा एक साथ घर लौट के जा रहे होते हैं तो ताकामुरा कहने लगता है, जबकि मैं उसके लिए जापान का टाइटल आया वो इसके लिए इतना ज्यादा खुश है, तो सोचो जब मैं वर्ल्ड टाइटल लेके आऊंगा तो तब तो शायद उसे हार्ट अटैक आ जाए। ये सुन के ईपो की भी बॉक्सिंग से काफी उम्मीदें बढ़ जाती है। बॉक्सिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, पर जिस तरह से ये बात करता है और जिस तरह से ये लड़ता है, दिखने से तो लगता है कि इसके लिए वर्ल्ड टाइटल को भी हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ताकामुरा जब अपने अपार्टमेंट में सीढ़ियां चढ़ के जाने ही लगता है कि इसी में वो अचानक से वहीं पे गिरने लगता है, पर ईपो से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना? तो ताकामुरा से बताता है कि इसे पंच ड्रंक कहते हैं, मतलब कि मैच के बाद भी उसके पंच का दर्द का बढ़ जाना। मेरी चिंता मत करो,
ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। और तब कहीं जाके ईपो को रियलाइज होता है कि हाँ यार, ईपो अपने मन में सोचने लगता है कि इसने इतने खतरनाक तरीके से अपनी विक्ट्री को हासिल किया था, तो मेरे दिमाग से तो ये भूल ही गया था। चाहे जो भी, ताकामुरा भी एक इंसान ही है। ताकामुरा भी सोचने लगता है ये पहली बार है कि मैंने डैमेज लिया। जरूर मैं अपने घुटनों पे गिरा हुआ था, पर जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा उठने में मदद की वो कोई और नहीं था बल्कि ईपो की चीख थी। यहाँ पे हर तरफ मुझे बस अपने अपोनेंट की चीयरिंग सुनाई दे रही थी। उन्हीं आवाजों को सरपास करते हुए ईपो की आवाज मेरे कानों तक जा पहुंची। फिर ताकामुरा पीछे मुड़ के ईपो से कहने लगता है, ईपो तुम्हारा शुक्रिया। पर ईपो को सही से सुनाई नहीं देता, तो वो जब दोबारा पूछता है कि ताकामुरा आपने क्या कहा, तो ताकामुरा की प्राइड अब उसे ये दोबारा कहने की इजाजत नहीं देती। तो ताकामुरा उसे कहता है, अगर तुम अपना अगला मैच हारे तो तुम मुझसे पिटेगा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ईपो भी कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मगर मेरा अगला अपोनेंट हयामी है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा और वो आज तक अपनी एक बाउट भी नहीं हारा। ताकामुरा ईपो पे गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मुझे से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि तुम जीतोगे तो तुम जीतोगे और तुमने वाकई में ही जीतना है। सिर्फ ये वाला मैच नहीं बल्कि रूकी ऑफ द ईयर चैंपियनशिप, मैं ये टाइटल तुम्हारे नाम पे चाहता हूँ। पर ईपो भी काफी हिम्मत दिखाते हुए कहने लगता है, यस सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जान लगा दूंगा। अगले दिन जब सुबह सवेरे ईपो अपने स्कूल लौट के जा रहा होता है, तो तभी उसकी मुलाकात उमेजावा और उसके दोस्तों से होती है। उमेजावा ईपो को बताता है कि वो उसके हर मैच की तरह कल वाला मैच भी देखने आए थे। के बाद वो ईपो से उसके अगले मैच के बारे में पूछने लगते हैं। तो ईपो से बताता है कि अगला जो उसका मैच होगा वो सेमीफाइनल होगा। उसका सेमीफाइनल इसी महीने के अंदर ही अंदर है। के साथ ही साथ ये लोग जल्दी ग्रेजुएट होने को जा रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कोई ना कोई प्लानिंग कर रखी होगी। अब इसी बात पर गाइडेंस काउंसलिंग रूम में जब ईपो की अपने सर के साथ मीटिंग होती है, तो ईपो अपने सर को यही बताता है कि वो बॉक्सिंग को ही अपना करियर बनाना चाहता है। पर उसका टीचर कहता है कि तुमने मुझे निराश किया, मैंने तुमसे काफी उम्मीदें लगा बैठी थी क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। अरे यार, अब इन टीचर्स को कौन ही समझाए कि बॉक्सिंग में जितना पैसा है उतना किसी जॉब में नहीं है। अरे यार, ईपो का टीचर उससे यही रेकमेंड करता है कि तुम्हें कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा सीरियस होना चाहिए। तो ईपो अपने टीचर को यकीन दिलवाते हुए कहने लगता है कि वो बॉक्सिंग को लेके काफी ज्यादा सीरियस है। इनफैक्ट वो आज तक किसी और चीज के लिए इतना ज्यादा सीरियस हुआ ही नहीं है जितना कि वो बॉक्सिंग को लेके है। ईपो उससे बताता है कि वो जल्दी रूकी चैंपियनशिप के टाइटल को भी हासिल करेगा इंशाल्लाह। वो काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है और वो हर हालत में हारने के लिए तैयार ही नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि ईपो बॉक्सिंग को वाकई में काफी ज्यादा सीरियस लेता है। तो ये सब कहता देख के उसका टीचर कहने लगता है, ठीक है फिर अपनी पूरी मेहनत करो। बगरेसी में चीफ और ईपो बैठ के प्री रिकॉर्डिंग हयामी की चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे चीफ उसकी वीडियो को बीच में पास करते हुए कहने लगता है। के बाद हयामी अपनी 1-2 जैब्स पे रिलाई करके उस पे हमला करेगा। अब बताओ ईपो, ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तो ईपो बताता है कि मैं उसकी जैब्स को ब्लॉक करते हुए उसके डाइव लगा के नीचे चला जाऊंगा और फिर एक हुक का इस्तेमाल करूंगा। सुनते सारे चीफ अपनी वीडियो को प्ले करता है। यहाँ पे हयामी का अपोनेंट वैसे ही करता है जैसे कि ईपो ने बताया होता है। वो जैसे ही नीचे डाइव लगाता है तो हयामी वहीं पे तुरंत से अपना राइट अपरकट थ्रो करता है। के बाद से ईपो समझ जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी शॉटगन पंचेस की बारिश अब उसके मुंह पे पड़ेगी। ठीक ऐसा ही करके हयामी अपने अपोनेंट को नॉकडाउन कर डालता है। यही चीज ईपो ने भी सोची थी। तो ईपो अगर इस बंदे की जगह पे यहाँ पे होता तो ईपो भी इसके बाद हार जाता। इससे मालूम पड़ता है कि हयामी के डिफेंस में कोई सुराख नहीं है, उसके ऑफेंस की कोई कमी नहीं है और उसके फुटवर्क की कोई इंतहा नहीं है। इसके बाद हयामी अपने एक इंटरव्यू में बताता है से इन फाइटर से लड़ते दौरान कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। मैं बता दूं, ईपो भी इन फाइटर है, मतलब के करीब से लड़ने वाला। इसका एक ही मतलब है, अगर ईपो की जगह यहाँ पे मियाटा होता तो मियाटा के ज्यादा जीतने के चांसेस होते हैं क्योंकि मियाटा इन फाइटर नहीं है। चीफ इसी बात से सहमत होकर कहने लगता है क्योंकि इन फाइटर उसके इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं, उससे अपने शॉटगन पंचेस की बारिश को चालू करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ये सब देख के ईपो कांप उठता है और वो कहने लगता है, तो चीफ मैं इसे कैसे हराऊं? चीफ एक मुस्कुराहट से कहने लगता है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे डिफेंस पे काम करेंगे। इसी में चीफ ईपो को ट्रेनिंग देते हुए कहने लगता है, कैसे न कैसे करके तुमने उसकी शॉटगन पंचेस को डिफ्लेक्ट कर डाला। इसके बाद से उसका स्टेमिना काफी ज्यादा लो हो जाएगा। उस पे काफी तादाद में पत्थर बरसाते हुए कहने लगता है, कमान इसे डॉज करो क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। हयामी की पंचेस की स्पीड इन मामूली पत्थरों से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। सारी सी बात है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम सबके सबको डॉज करो, मगर कुछ को रोको, कुछ को ब्लॉक करो
और कुछ को किसी और तरीके से डिफ्लेक्ट करो। अगले दिन आओकी का सेमीफाइनल मैच होता है और वो काफी ज्यादा नर्वस होता है और आओकी से पहले रूकी चैंपियनशिप का मैच चल रहा होता है। वो मैच किसी मामूली शख्स का नहीं बल्कि हयामी का होता है। यहाँ पे हयामी अपने अपोनेंट को रस्सियों में पीछे धकेल के उस पे काफी ज्यादा पंचेस मारा होता है। उसका अपोनेंट बस बड़ी मुश्किल से ब्लॉक ही कर पा रहा होता है। उसका अपोनेंट इसलिए डिफेंस में होता है कि धीरे धीरे करके हर लम्हे में हयामी के पंचेस तेज होते जा रहे होते हैं और होते चले जा रहे होते हैं। इसी गुस्से में बहते हुए उसका अपोनेंट कैसे ना कैसे करके हयामी के खिलाफ डाइव लगाता है, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। हयामी तुरंत से इस मौके से फायदा उठाते हुए उसके मुंह पे अपरकट मारता है। बस इसके बाद वही होना था जिसका डर था। हयामी की खतरनाक किस्म की शॉटगन पंचेस की बाराश। इसी बाराश से वो यहाँ तक उसे नॉकडाउन कर डालता है। वो बेहोश हो जाता है, उसे दोबारा होश नहीं आती और देखते ही देखते हयामी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। सारी की सारी लड़कियां हॉल में मौजूद हयामी को चेयर करने लगती है। ये देख के ताकामुरा काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ताकामुरा को भी काफी लड़कियां चेयरिंग करती है। हयामी के ताकामुरा से कम फैन तो है, लेकिन जितने भी फैन है वो ज्यादातर लड़कियां ही है। खैर यार, उसकी पावर का नमूना देख के इप्पो सहम सा जाता है। इप्पो बस देखता रह जाता है, अपनी आंखें फाड़ फाड़ के। इप्पो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? जिस तरह से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या मैं इसे छू भी सकता हूँ? इसके बाद आओकी की मैच की शुरुआत होती है और आओकी बड़ी मुश्किल से अपने अपोनेंट से कैसे ना कैसे करके जीत ही जाता है। इसी में हम देख पाते हैं मियाटा ताकामुरा को कांग्रेचुलेट करने आता है उसके जापान की चैंपियनशिप बेल्ट को हासिल करने के लिए। इस सब के बाद जब लोग जिम में अपनी अपनी प्रैक्टिस में मगन हो जाते हैं, मियाटा इप्पो से हयामी के बारे में पूछते हुए उसे बताता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसके शॉटगन पंचेस के खिलाफ अपने काउंटर पंचेस को लड़वाता, सेम स्पीड में उतने ही पंचेस थ्रो करता जितने के वो कर रहा होता। इप्पो समझ जाता है कि मियाटा को अपनी एबिलिटीज पे काफी ज्यादा भरोसा है। मियाटा उसका कॉन्फिडेंस देख के उससे काफी ज्यादा निराश होता है और वो जाते जाते कहने लगता है, मैं तुम्हें फाइनल्स में देखना चाहूंगा जैसे कि हमने वादा किया था। इप्पो ये कहते कहते मियाटा जिम से चला जाता है। उसी में हम फूजी को देखते हैं जो कि हयामी से कमेंट्स वगैरह लेने आया होता है। वो उससे पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें माकानाउची की कुछ मैचेस की टेप वगैरह दी थी, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है माकानाउची के बारे में? हयामी कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब इप्पो माकानाउची कि मैंने युबाशी के खिलाफ फाइट देखी थी और बीच में ही ड्रॉप कर ली, काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ इप्पो से। तो फूजी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, जाहिर सी बात है तुम तो जल्दी बोर हो गए होगे। तो मैं तुम्हें बता दूं, इप्पो का वो पहला मैच था जो कि युबाशी के खिलाफ बुरा गया था। तुम्हें उसकी जेसन आजमा के खिलाफ वाली फाइट को देखना चाहिए। अगर हयामी गार्ड करते हुए कहने लगता है, नहीं, इप्पो के कैलिबर जितना फाइटर मुझे कभी जिंदगी में नहीं हरा सकता। यकीन करो, मैं युबाशी जैसे कई फाइटर से लड़ चुका हूँ। अगर इप्पो उसको हराने में इतनी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो वो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। फूजी भी उसकी दाद देता है कि मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मगर हाँ मैं तुम्हें एक चीज जरूर बताऊंगा, इप्पो माकानाउची का रिकॉर्ड बन चुका है। रूकी चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पावरफुल उसके पंचेस है। जरूर तुम्हारी स्पेशलिटी है इन फाइटर से लड़ना, मगर जब तुम्हें उसका एक पंच पड़ेगा तो तुम्हारी भी अक्ल ठिकाने आ जाए शायद। हयामी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से कहने लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि उसके पंचेस मुझे छू भी सकते हैं। यहाँ पे फूजी नोटिस करता है कि हयामी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए है कि उसकी ये वजह नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है, बल्कि ये वजह कि उसने अपने आप को बेसिक ट्रेनिंग से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। अपनी काबिलियत पे इसलिए भरोसा है क्योंकि वो उस पर कड़ी मेहनत करता है। हालांकि ज्यादातर बॉक्सर बेसिक ट्रेनिंग पे तो फोकस ही नहीं करते, जबकि हयामी बेसिक से शुरुआत करता है और एडवांस की गहराइयों तक जाता है। हयामी एक प्रोडिजी बॉक्सर है जो कि आज तक कभी एक बाउट भी नहीं हारा। उसी में हम इप्पो को देखते हैं जहाँ पे उसे मियाटा की काउंटर पंच की बात याद आ रही होती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसके सारे के सारे पंचेस का सामना अपने काउंटर पंच से करता। यही सोच के इप्पो अपने चीफ की मिन्नत करने लगता है कि मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा टफ है और एडवांस ट्रेनिंग है, लेकिन मैं काउंटर पंच को सीखना चाहता हूँ। एटलीस्ट तब तो अपने काउंटर पंच को थ्रो कर पाऊंगा जब मुझे पता हो कि कुछ ऐसा पंच आने वाला है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे एक पंच की पूरी उम्मीद है कि हयामी वो मेरे खिलाफ जरूर इस्तेमाल करेगा। वह उसका शॉर्ट अपरकट जब मैं उसके खिलाफ डाइव लगा के डीप जाऊंगा। चीफ उससे वार्न करता है, ये वाली जो ट्रेनिंग होगी वो तुम्हारी सारी ट्रेनिंग से ज्यादा डिफरेंट और टफ और एडवांस लेवल पे होगी। बड़ी भी काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है, मुझे से सर्रा
भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार हूँ। तो उसी सीन में ईपो आओकी के खिलाफ अपने काउंटर पंच की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पे आओकी उस पे शॉर्ट अपर कट से हमला करेगा। तो चीफ ईपो को बताता है जब वो तुम्हारे खिलाफ शॉर्ट अपर कट का इस्तेमाल करे तो तुमने इसका जवाब अपनी हुक से देना है। ने अपना हुक इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो उसके अपर कट से मामूली सा ऊपर हो और उसकी सरफेस को छुए। इसके कारण तुम उसके अपर कट को आसानी से डिफ्लेक्ट कर डालोगे। यूं ही ईपो आओकी के खिलाफ स्पारिंग करना शुरू करता है, पर इसके बावजूद भी ईपो को शॉर्ट अपर कट में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। याद रखो, एक नॉर्मल अपर कट होता है और एक शॉर्ट अपर कट होता है। यहाँ पे शॉर्ट अपर कट को रीड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी को सीखते सीखते ईपो का दूसरा दिन होता है। यहाँ पे रात के वक्त आओकी की नूडल शॉप में बैठ के ताकुमुरा, किमुरा और आओकी लोगों पे बैटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। रूकी चैंपियनशिप को कौन जीतेगा, जहाँ पे ताकुमुरा मियाटा को वोट करता है कि मैं तो उस पे बैट लगाना चाहूंगा। किमुरा हायामी पे बैट लगाता है कि हायामी ईपो को हरा के जीतेगा। हालांकि आओकी भी ईपो पे अपने पैसे जाया तो नहीं करना चाहता होता, मगर यहाँ पे उसके पास कोई और चारा नहीं होता, कोई दूसरा फाइटर बचा नहीं होता। हालांकि ये सब कुछ ताकुमुरा अपनी डायरी में नोट कर लेता है। इससे तो हम सबसे पहले ईपो को चढ़ाएंगे और बाद में फिर आओकी से पैसे निकालेंगे जब वो हार जाएगा। इस सोच के जब वो लोग ईपो के घर विजिट करते हैं उसे चराने के लिए, तभी ईपो की मदर से उन्हें मालूम पड़ता है कि ईपो को बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन इस बुखार की हालत में भी ईपो आओकी को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो आओकी से कहने लगता है ये तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गए, हम रात के वक्त भी ट्रेनिंग को जारी रख सकते हैं काउंटर पंच को तैयार करने के लिए। इसी दौरान आओकी उसे समझाने लगता है पागलपन मत करो, तुमने 2 दिन लगातार ट्रेनिंग की है, अब रात के वक्त भी बुखार की हालत में भी तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो। जिसके जवाब में ईपो बोलता है शायद बुखार मेरी फिजिकल बॉडी को तो नुकसान पहुंचा दे या फिर स्लो डाउन कर दे, अगर जहाँ तक मेरे करेज, मेरी हिम्मत और मेरे जुनून और जज्बे की बात है, बुखार कभी इन चीजों को तोड़ नहीं पाएगा, कभी इन चीजों को कम नहीं कर पाएगा। जरूर बाहर से मैं पूरा तबाह ही क्यों ना हो जाऊं, मेरे अंदर से मेरा अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद आओकी भी उसके खिलाफ स्पार करने लगता है। ताकुमुरा उसे रोकना चाह रहा होता है, मगर ईपो उसके लिए 2 से कई गुना ज्यादा बढ़ के होता है। इस वक्त ताकुमुरा बस उसके जज्बे की अंदर ही अंदर से दाद दे सकता है, रॉक नहीं सकता। उसका रात के वक्त मजाक करने आया होता है, मजे लेने आया होता है उससे भी मालूम है इस वक्त ईपो काफी ज्यादा सीरियस है और उसकी कंसंट्रेशन उसके लिए सब कुछ है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। ताकुमुरा उससे कहने लगता है चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, मुझे लगता है रूकी चैंपियनशिप ईपो के नाम ही जाएगी। काफी बार मिरेकल क्रिएट करके दिखाया है, तो हजारों में से कोई एक चांस तो ईपो को ही मिलेगा और ईपो उन बंदों में से नहीं है जो कि मिलियन चांसेस में से जब एक चांस उसे मिले तो उसे इतनी आसानी से जाया जाने दे। मुझे लगता है वो बाजी को पलट लेगा और जब वो पलटेगा तो पूरी रूकी चैंपियनशिप का टाइटल पलट जाएगा। देखते वो वक्त आ जाता है, वो समय आ जाता है, वो घड़ी आ जाती है, वो लम्हा आ जाता है, वो मौका आ जाता है जिसका सब धड़कते हुए दिलों का इंतजार था। हम देख पाते हैं ईपो माकानाउची वर्सेस हायामी की घड़ी सब लोगों के सरों पे टूट आती है। पूरा का पूरा हाल लगभग लड़कियों से बड़ा पड़ा होता है। सारी की सारी लड़कियां हायामी को चेयर करने आई होती है ईपो के खिलाफ। हायामी भी अपने फैंस के लिए काफी अच्छा शो पुट कर रहा होता है। एज यूजुअल ताकुमुरा की गैंग को थोड़ी बहुत जेलसी फील हो रही होती है। वो लोग कहने लगते हैं मैं इंतजार करूंगा कब ईपो उसके मुंह पे अपना पंच मार के इन सारी की सारी लड़कियों के मुंह को बंद करवाएगा। ओकी का मुंह पट्टियों से बड़ा होता है और वो कहता है ये सब कुछ मेरा ईपो ने हाल किया। ईपो ने 1 महीने में लगातार पागलों की तरह ट्रेनिंग की है। हम देख पाते हैं जब ईपो माकानाउची अपने रिंग में एंटर करने को जा रहा होता है, सारे लोग ईपो के चेहरे को देख के हैरान होने लगते हैं। ईपो के जिस्म पे जख्म के निशान होते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि ईपो ट्रेनिंग करके ही यहाँ पे आया है। यहाँ तक तो लड़कियां उसकी फैन वगैरह हायामी के पास जाके उसे फ्लावर्स तक दे रही होती है रिंग में। जबकि दोनों फाइटर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है, ये सेमीफाइनल होता है, इनके बारे में कोई ना कोई 1-2 लाइंस कही जा रही होती है और ईपो ने अपनी बॉडी में ये लाइंस लिखवाई होती है। बॉक्सिंग से पहले मैं काफी ज्यादा बुली हुआ करता था और मेरी कोई लाइफ नहीं थी, पर जब से मैं बॉक्सिंग की फील्ड में आया बॉक्सिंग ने मुझे एक अलग पर्सन बना दिया है। तब सुन के सारे लड़के जो रिंग में मौजूद होते हैं वो ईपो को चेयर करने लगते हैं, पर सारी की सारी लड़कियां हायामी को चेयर करी होती है। इसके साथ ही साथ चीफ ईपो को वार्न करता है अगर शायद तुम जीत भी जाओ तो शायद से ये लड़कियां तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने ना दे कि ये रूकी चैंपियनशिप का पहला सेमीफाइनल मैच होता है। यहाँ पे बड़े बड़े रिपोर्टर्स भी बैठे होते हैं। लोग यहाँ पे पहले से उम्मीद लगा बैठे होते हैं कि हायामी ही जीतेगा, पर सारे लोगों में
फूजी फूजी को यकीन होता है ईपो पे। जी सोचने लगता है शायद से कोई एक लम्हा भी ऐसा ना हो जिसमें ईपो माकानाउची ने मुझे हैरान ना किया हो। सबसे बढ़ के मैं इसके जिस्म के निशानात के बारे में सोच रहा हूँ, आखिर ये जख्म इसके जिस्म पे कैसे आए, वो भी मैच से पहले। मैच शुरू होने से पहले चीफ ईपो को वार्न भी करता है। हायामी को मालूम पड़ गया कि तुम उसके शॉर्ट अपरकट का सामना कर सकते हो तो वो तुम्हारे खिलाफ कभी भी यूज नहीं करेगा। ईपो उसे शक मत होने देना, और जब तुम उसके राइट अपरकट को डिफ्लेक्ट करोगे शॉर्ट अपरकट को, तो मेक श्योर कि तुम उसे फिनिश भी कर देना उसी लम्हे में, वरना वो दोबारा ऐसा मौका तुम्हें नहीं देगा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा इस मैच को खत्म करने के लिए। हानी मियाटक पे जाती है जो कि अपनी ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उससे मालूम है बेल बजने को जा रही है, सेमीफाइनल की शुरुआत हो रही है। कहानी ईपो माकानाउची पे जूझ जाती है उसी लम्हे में यहाँ पे बेल बज जाती है। इन दोनों की मैच की शुरुआत होती है। सारी लड़कियों के कलेजे अब उनके मुंह को आगे होते हैं, क्योंकि उन्हें फिक्र होती है ईपो माकानाउची का खतरनाक किस्म के पंचेस उसके मुंह पे ना लगे। में पूरी तरीके से खामोशी होती है, क्योंकि अभी तक किसी ने एक पंच को भी थ्रो नहीं किया होता। दोनों एक दूसरे को घूरे होते हैं। पहले पंचेस की शुरुआत, जैब्स की शुरुआत हायामी करता है अपने स्पीड वाले हमलों से। उसके हमले को डॉज करते हुए ईपो यहाँ पे अपने जैब्स को भी बरसा रहा होता है। दोनों के दोनों ब्लॉक कर रहे होते हैं और डॉज कर रहे होते हैं। हायामी को ज्यादा देर नहीं लगती अपने क्लियर पंचेस में शिफ्ट होने में। यहाँ पे ईपो उसके स्पीड डेथ ब्लॉक को बड़ी मुश्किलों से ब्लॉक कर पा रहा होता है। फिर यूं ही सारे के सारे हमलों को डॉज करते हुए उन्हीं में से एक हमला हायामी का ईपो के मुंह पे लगता है। ईपो का डिफेंस इससे फीका पड़ जाता है। हायामी कदम लेते हुए अपने स्पीड ब्लो में दोबारा से शिफ्ट होता है। यहाँ तक इससे भी ईपो अच्छी खासी डैमेज भी लेता है। उसको फिक्र होने लगती है क्योंकि हायामी मिडिल रेंज में ईपो से कई गुना ज्यादा सुपीरियर, पावरफुल और स्पीड में। अचानक से ईपो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं रखी होती। ईपो अपनी हाई कंसंट्रेशन, फोकस से, खतरनाक किस्म के ध्यान से अचानक से उसके डेथ स्पीड ब्लॉक को डॉज कर लेता है। फिर अपना एक खतरनाक किस्म का पंच थ्रो करता है, क्योंकि बस बड़ी मुश्किलों से हायामी जू ब्लॉक ही करता है कि उसके हाथ में काफी किस्म का दर्द होने लगता है। और शायद से हायामी के हाथ में इतना दर्द ना हुआ जितना कि ये देख के लड़कियों के दिल में होता है। अब कहीं जाके हायामी को फूजी की बात याद सताती है। ईपो माकानाउची का रिकॉर्ड है कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा भारी पंचेस, सबसे ज्यादा शार्प पंचेस ईपो माकानाउची के हैं। हायामी को भी अब थोड़ा बहुत ये मैच बाकी मैचेस से कई गुना ज्यादा दिलचस्प लगता है। हायामी दोबारा से अपने फुटवर्क पे रिलाई करते हुए जो ईपो की ओर बढ़ा होता है। पिछली बार भी हायामी उसकी ओर आया था, तो इस बार ईपो से बताता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ करीब आना किससे कहते हैं। ये अपने मन में कहते हुए ईपो अपनी स्पीड पे रिलाई करते हुए उससे भी कई गुना ज्यादा तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। देखिए ताकामुरा कहने लगता है वो तैयार है अपने हर तरीके से सूरत हाल को गले लगाने के लिए। हम देख पाते हैं हायामी अपने किलिंग स्पीड ब्लो का भी यहाँ पे इस्तेमाल करा होता है। इस कारण उसने अपने हर एक फाइटर को अपने पिछले अपोनेंट को रस्सियों में धकेला होता है, मगर ईपो उसके खिलाफ आसानी से कदम जमाते हुए, स्पीड ब्लॉक को ब्लॉक करते हुए, डॉज करते हुए अपने ब्लोज भी बरसा रहा होता है। उसके बाद ईपो ने ब्लॉक करके उसके करीब जा रहा होता है धीरे धीरे करके, ताकि वो उस पे शॉर्ट अपर कट से वार करे। जब वो करेगा तो ईपो इस बात का ख्याल रखेगा कि उसका पंच सीधा उसके मुंह पे पड़े। अचानक से ईपो कुछ ऐसा महसूस करता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब कहीं जाके ईपो को रियलाइज होता है कि हाँ यार, पास से ईपो की परेशानी और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है कि ईपो उसके इतना ज्यादा करीब आ भी जाता है, लेकिन हायामी उस पे अपने राइट शॉर्ट अपरकट का इस्तेमाल करता ही नहीं है, बल्कि उल्टा वो इस बार पहली बार इन फाइटर वाली पोज लेता है। वो ये दिखाना चाह रहा होता है कि मैं ईपो को उसकी गेम में हरा सकता हूँ। हायामी उससे ये दिखाना चाह रहा होता है कि ईपो जैसे फाइटर को हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पे इसी वजह से ईपो फाइट पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहा होता। उसका हाई फोकस टूट चुका होता है, वो परेशान हो रहा होता है। ताकामुरा यही बताना चाह रहा होता है कि वो यही दिखा रहा है कि वो ईपो को उसकी गेम में हराएगा और उसके सबसे पावरफुल पंचेस की बेइज्जती करेगा। ताकामुरा भी नोटिस करता है कि ईपो का हाई फोकस टूट चुका है, वो अब सही से नहीं लड़ पाएगा। ईपो काफी कंफ्यूज होता है और इसी कंफ्यूजन से इसकी रिदम टूटती है, उसका पैर स्लिप करता है। जो मौका देख के हायामी उसकी चिन पे एक रख के लगाता है। इस चिन से ईपो का ब्रेन और उसके पैर का फंक्शन टेम्पररी तौर पे खत्म हो जाता है। ईपो अपने घुटनों पे गिर जाता है। ईपो हैरान होता है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता। खैर ईपो उठने की कोशिश करता है, उसका पैर उसका साथ नहीं देता। ईपो जिस्म हिलाने की कोशिश करता है, उसका जिस्म उसका साथ नहीं देता। ईपो की हिम्मत भी अब कम पड़ी होती है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो इन फाइटर में भी मुझसे ज्यादा पावरफुल है। हायामी उसे काफी गिरी हुई नजर से देख रहा होता है और उसे बोलता है अपने मन में, कैसा लगा तुम्हारी गेम में मैंने तुम्हें ही हरा दिया। सबसे पहले मैं अपने अपोनेंट को एक मौका देता हूँ जिससे उसे लगता है कि वो मुझ पे बाड़ी पर है,
फिर मैं अपने नमूना दिखाते हुए उसकी 100% पावर को कुचल डालता हूँ। इससे उसकी फिजिकल बॉडी के साथ ही साथ उसकी विल पावर भी टूट जाती है। ये सच भी कह रहा होता है, उसने ईपो की फिजिकल बॉडी के साथ ही साथ उसकी विल पावर को भी तोड़ दिया होता है। और अगर मैं कहूँ तो ईपो ने अपनी विल पावर को अनलीश किया ही नहीं है तो तब क्या। ईपो को यहाँ पे जेसन आजमा की बात याद आने लगती है, एक स्ट्रॉन्ग फाइटर जो कि उस पर रिलाई कर रहा है। ईपो को गुड लक कहा था उसने, और उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम रुकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट का टाइटल हासिल करो। बाद उसे योशिबा ने भी कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम रुकी चैंपियनशिप का टाइटल हासिल करो। उसने आखिर जिन जिन अपोनेंट्स को भी हराया वो लोग उससे चाहते थे कि हमारी इज्जत रखने के लिए प्लीज रुकी चैंपियनशिप का टाइटल हासिल कर लो। ईपो को रियलाइज होता है अगर मैं इतने बुरे तरीके से हार गया तो ये प्रूफ करेगा कि हयामी, जेसन ओज़मा और याबाशी से भी कई गुना ज्यादा बेहतर फाइटर है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनकी इज्जत के लिए भी लड़ा हूँ। इस साथ ही साथ ईपो को यहाँ पे उसकी विल पावर एक और चीज भी याद दिलवाती है, और वो मियाटा, उसका फर्स्ट राइवल का पहला प्रॉमिस। ये सब कहते हुए ईपो गुस्से से ग्राउंड को पंच मारते हुए अपने जिस्म से कहता है अपने कदमों पे, और उसका जिस्म ठीक उसकी सुनता है। फिर जो 8 तक की काउंट करता है, ईपो अपने कदम पे खड़ा होकर अपनी फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। देखिए हयामी कहता है ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, मगर क्या कर लोगे मेरा। क्योंकि यहाँ पे फिर से बॉक्सिंग की शुरुआत होती है और ईपो उसे दोबारा से मार खाने लगता है, पर ईपो पहली जैसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा होता है। ईपो ने अपने जेसन आजमा के खिलाफ की थी। ईपो अपने आप को कहता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा। अमी ईपो के मुंह पे इतना खतरनाक पंच थ्रो करता है। ईपो डैमेज लेता है, मगर ईपो अपने जिस्म से बोलता है मुझे दर्द नहीं हुआ। एक बार फिर से इतने हाई फोकस की वजह से उसका जिस्म उसकी सुनने लगता है। देख के हयामी भी सोचने लगता है कि मैंने उसके मुंह पे इतना पावरफुल पंच मारा, उसे दर्द क्यों नहीं हुआ। ईपो अपने मन में सोचता है, और इसके साथ ही साथ तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की। ईपो अपने पावरफुल पंचेस को लॉन्च करता है। हयामी जब ईपो की आंखों में वो गुस्सा सा देखता है, हयामी की थोड़ी बहुत गीली होने लगती है, क्योंकि पावरफुल पंचेस को वो बस बड़ी मुश्किलों से डॉज कर रहा होता है। हाँ, और ऐसा करते हुए ईपो उसे पीछे धकेला होता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन धकेला होता है। देख के हयामी को भी गुस्सा आने लगता है कि इसने मुझ जैसे खतरनाक फाइटर को पीछे कैसे धकेला। अभी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि ईपो ने उससे अपने मुक्कों की दम पे पीछे धकेला, जो कि आज तक किसी फाइटर ने नहीं किया। देख के ताकामुरा भी कहने लगता है मैं तो इसी के इंतजार में था कि ईपो अपनी रिदम को कब रीगेन करेगा। हाँ, क्योंकि जब ईपो अपनी रिदम को रीगेन कर ले तो शायद से रुकी चैंपियनशिप में कोई ऐसा फाइटर ना होगा जिसको ईपो के खिलाफ मुश्किल ना आती हो। भी अपने मन में मुस्कुराने लगता है। हयामी इसलिए पीछे डर के मारे हटा क्योंकि ईपो के पंचेस में इतनी पावर थी कि ईपो के पंचेस चाहे जरूर उससे कनेक्ट तो नहीं हुए, लेकिन हयामी उसके पंचेस के पीछे ताकत को महसूस कर पाया। भी ईपो से कहने लगता है ठीक किया ईपो, तुमने उसकी फाड़ के उसके हाथों में दे दी। तो सुन के हयामी को तब चढ़ने लगती है, क्या कहा उस बुड्ढे ने कि ईपो ने मेरी फाड़ के मेरे यहाँ बॉक्सिंग वाले हाथों में पकड़ा दी। यहाँ पे हयामी अपने आउट बॉक्सिंग वाले स्टाइल में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर माना जाता है। हयामी इसी का इस्तेमाल करके ईपो के मुंह पे एक रख के लगाता है। ईपो कहता है उसने मुझे पंच मार लिया, कोई बात नहीं, मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ। एक बार फिर से हयामी उससे हल्के में लेने लगता है क्योंकि उसके फुटवर्क के कारण ईपो से काफी ज्यादा कमजोर होता है। हयामी सोच रहा होता है कि मेरा फुटवर्क सबसे बेहतर है, मगर उससे क्या पता कि ट्रेनिंग कैंप में ईपो ने अपने फुटवर्क पे भी प्रैक्टिस कर रखा होता है। हयामी अपने फुटवर्क के कारण जिस तरफ भी अपने मोड़ मोड़ता है उधर वो अपने साथ ईपो को भी पाड़ता है। ईपो फिर अपने खतरनाक किस्म के पंचेस थ्रो करता है। हयामी के पास कोई और चारा नहीं होता बल्कि वो पीछे धकेला जाता है। हयामी अपने मन में सोचने लगता है शिट, भागने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, चलो करीब आओ मेरे, और मैं तुम्हें अपने शॉर्ट अपरकट का जायका चुकाता हूँ। और मजे की बात ये होती है ईपो को मालूम होता है अब वो इस्तेमाल करेगा अपने शॉर्ट राइट अपरकट को, जिसके लिए मैंने ट्रेनिंग की हुई है। हयामी उससे जो ईपो के करीब आते ही उससे राइट अपरकट थ्रो करता है। उसी ही लम्हे में, उसी मौके में वो भी अपने काउंटर पंच को थ्रो करता है और दोनों के दोनों बार एक साथ एक दूसरे को लगते हैं। और मसला यहाँ पे ये होता है ईपो को सही जगह पे पैर रखने का मौका नहीं मिला होता। इस वजह से ईपो ने इतना खतरनाक किस्म का काउंटर पंच को डिलीवर नहीं किया होता। ये देख के ताकामुरा कहने लगता है अब वो इतनी जल्दी दोबारा से अपना शॉर्ट अपरकट का इस्तेमाल नहीं करेगा। दोनों के दोनों एक दूसरे को घूर होते हैं। ईपो को टेंशन होती है, उसे दर्द नहीं हुआ, पर पीछे से चीफ उसे होश दिलवाते हुए कहने लगता है बच्चे, वो नाटक कर रहा है, उसे इतनी दर्द हो रहा है कि दर्द के मारे वो हिल भी नहीं पा रहा, वो अपने टांगों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, सब अपनी अपर बॉडी का कर सकता है। वो यही सोच के उसके करीब जाता है, पर हयामी के पास कुछ ऐसा होता है जो कि ईपो के पास नहीं होता।
ईपो पे वो शॉटगन पंचेस का इस्तेमाल करके उसे पीछे धकेलता है। हयामी सोचने लगता है अगर मेरे पैर काम कर रहे होते तो इसी शॉटगन पंचेस से मैं आगे बढ़ के तेरा सर उड़ा देता। थोड़ी सी हिम्मत करके हयामी उस पे दोबारा से आगे बढ़ के पंचेस मारता है, वो भी शॉटगन पंचेस। मगर ईपो हल्का सा मूव करते हुए उसके सारे के सारे पंचेस को डॉज करने लगता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता आखिर कैसे ईपो माकानाउची इतनी आसानी से उसके शॉटगन पंचेस को डॉज कर पा रहा है। शॉटगन पंचेस की तो स्पीड इतनी होती है कि किसी को दिखती तक नहीं है। पर ये तो सब शुरुआत है। ईपो उसके पंचेस को डॉज करते हुए उसके पेट में एक रख के लगाता है। फिर आखिर में ईपो अपना राइट अपरकट मार के उसे नॉकडाउन कर डालता है। यामी का कोच उस पर चिल्ला रहा होता है कि अपने कदमों पे। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म